If you want, you can switch off your camera, and whenever you want to talk to me, you can switch on. Okay. Okay, sir. It is as per your convenience. No problem. Okay, sir. Fine. So as we all know, what is non-verbal communication? That is when we communicate without speaking anything or even writing anything, then it comes in the category of non-verbal communication. Okay. Yes. So now we are dealing with the 8 types of non-verbal communication. What are the 8 types of non-verbal communication? So first is kinesics or body language. So you have to get the pronunciation right. It's called kinesics. Excuse me, sir. Yeah, go ahead. Sir, I think we have completed this also. You have given the time example as कि जो लोग ऐसे बड़ा. But that was on a superficial basis. ये थोड़ा deep पे है. अच्छा, ओके सर. ये थोड़ा deep पे है और इसके अंदर टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये कभी-कभी पूछा भी जाता है ना? तो हम इसको जल्दी-जल्दी कर लेंगे और इसमें सिर्फ वही चीज करेंगे जो हमारे काम की है, right? Yes, sir. Okay, so non-verbal communication is of 8 types. Maybe here 6 or 7 are mentioned. I will be sharing notes with you, तो उसमें सब कुछ रहेगा. Okay? Okay, sir. Fine. So first one is kinesics or body language. यानी body language को ही kinesics बोलते हैं. तो can you pronounce this? Kinesics? Kinesics. Yeah. So body language is a non-verbal way of communication. It consists of body posture. Posture का मतलब होता है बैठने का तरीका. जैसे कि अभी मैं चेयर पे बैठा हूं, तो अगर मैं टेढ़ा होके बैठूंगा तो भी एक वो पोस्चर है जो कि गलत पोस्चर है. सीधे बैठूंगा एक सोल्जर की तरह तो वो भी एक पोस्चर है. और खड़े होने का तरीका भी, जैसे कुछ लोग खड़े होते हैं तो टेढ़े होके खड़े होते हैं, चलते हैं तो झुक के चलते हैं, तो ये सब पोस्चर में आ जाता है. हमको कैसे चलना चाहिए? एकदम स्ट्रेट. जब हमको लोग देख रहे हैं तो अगर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी, वो स्ट्रेट है, तो इट विल गिव अ सिग्नल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है. तो बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे आप भीड़ में हैं या फिर पब्लिक प्लेस में हैं, तो लोग सबसे पहले आपका बॉडी पोस्चर ऑब्जर्व करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस आपके बॉडी पोस्चर पे आ जाता है. इंटरव्यू के दौरान भी, इफ यू आर द वे यू एंटर द इंटरव्यू रूम, द वे यू सिट डाउन, द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस. खैर अभी तो उसकी बात नहीं कर रहे, अभी तो सर मैं बॉडी पोस्चर की बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं इंटरव्यू रूम के अंदर घुसा तो मैं कैसे सीधा एकदम चला कि नहीं चला. उसके बाद जब मैं बैठा और इंटरव्यू भले ही 45 मिनट्स के लिए लास्ट किया, तो मैंने बैकरेस्ट तो यूज नहीं किया, आर्मरेस्ट तो यूज नहीं किया. इस चीज का ख्याल रखना है, यानी कि मेरा बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर. ठीक है. उसके बाद आता है जेस्चर्स. जेस्चर्स का सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है आपका ट्रैफिक का जो इंस्पेक्टर होता है, वो जेस्चर्स यूज करके पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करता है. सीटी एक तो उसकी रहती है, सीटी वो बजाता है, और जेस्चर्स. तो जेस्चर क्या होता है? हाथ के इशारे, चेहरे के इशारे, में चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं, उंगली के इशारे. जैसे साइलेंट बोलूंगा तो उंगली अपने लिप्स पे रखूंगा, है ना. तो पोस्चर क्या होता है? खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका. जेस्चर क्या होता है? इशारे. और ये इशारे कैसे भी कर सकते हैं आप, हाथ, पैर, चेहरे से, आंखों से. ये जेस्चर सब इशारों में आते हैं. ठीक है ना. अब तीसरा आता है फेशियल एक्सप्रेशन. तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन की हमारी जो फीलिंग्स होती हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो हमारे फेस पे आ जाती हैं और फेस से ज्यादा हमारी आईज में दिखती हैं. ठीक है. तो ये सारी चीजें अगर मैं कंबाइन करूं, बॉडी पोस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, इवन आई कॉन्टैक्ट, तो जब मैं किसी से बात करता हूं तो मैं सबसे पहले अपना रिएक्शन उसकी आईज में देखता हूं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में देखता हूं. तो तभी सभी टीचर्स कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास में अपना कैमरा ऑन रखो, क्योंकि उससे पता चलता है कि क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, है ना. जैसे कि क्लासरूम में होता है कि अगर किसी बच्चे का दिमाग क्लास में नहीं है तो वो टीचर एकदम से मेकआउट कर लेता है, तो वो क्या देखता है? वो देखता है बॉडी पोस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट. ठीक है. अब जैसे अगेन मैं इंटरव्यू की बात करूं, तो अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपकी आई कॉन्टैक्ट जो है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब आप इंटरव्यूअर को देखने की बजाय आप अपनी आंखों को झुका के रखे हैं या फिर उनसे नजरें चुरा रहे हैं, यानी कि ट्यूबलाइट की तरफ देख रहे हैं, खिड़की की तरफ देख रहे हैं, दीवार की तरफ देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी. तो आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड पोस्चर. ठीक है. अब आखिरी जो इसका कंपोनेंट है वो है ड्रेस कोड. ड्रेस कोड का क्या मतलब है? ड्रेस कोड का मतलब यह है कि वी शुड ड्रेस एज पर ओकेजन. तो अगर मैं कहीं 3 पीस सूट पहन के जाता हूं,
तो इसका मतलब है कि समथिंग सीरियस, समथिंग फॉर्मल इज गोइंग टू हैपन, है ना। जैसे मीटिंग में गया तो मीटिंग में मैं शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकता। हाँ, अगर वीकेंड पे जा रहा हूँ घूमने फिरने तो मैंने शॉर्ट्स पहन लिया। तो इसका मतलब होता है ड्रेस कोड। तो काइनेसिक्स और बॉडी लैंग्वेज में सारी चीजें आ जाती है। लिखा तो है बॉडी लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, बॉडी पॉस्चर, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट एंड ऑल्सो ड्रेस कोड। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। तो देखिए इसमें याद करने का क्या है, इसमें याद करने का है काइनेसिक्स, यानी कि जो टर्म है काइनेसिक्स, ओके, ये मुश्किल से याद होता है। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया टाइम, पिछली बार मैंने आपको सुपरफिशियली बताया था, टाइम लैंग्वेज को हम एक और नाम देते हैं क्रोनेमिक्स। क्रोन, अब ये जैसे इसमें लैटिन रूट वर्ड है क्रोनो, क्रोनो मतलब टाइम, क्रोनोमीटर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि घड़ी, रिस्ट वॉच, है ना। तो क्रोनोमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ टाइम, या पीपल यूज टाइम टू कन्वे देयर स्टेटस, है ना, देयर स्टेटस, देयर इंपॉर्टेंस, द वे दे यूज टाइम, दे कन्वे देयर स्टेटस, हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़े कोई नेता साहब हैं, तो उनके लिए पब्लिक 1-1.5 घंटा वेट करती है, और जितना लेट आते हैं तो उनकी इज्जत और बढ़ती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ये सिर्फ इंडिया में ऐसा है, लेकिन बाहर अगर यूएस का प्रेसिडेंट भी है ना तो उसको टाइम पे आना पड़ता है। तो पीपल यूज टाइम टू कन्वे देयर अथॉरिटी। अब जैसे बॉस है, बॉस हर समय 11 बजे आएगा, बाकी सबसे एक्सपेक्ट करेंगे कि 9 बजे आए, तो वो क्या दिखा रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि वो उनके ऊपर रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो व्हेन वी यूज टाइम टू कन्वे आवर अथॉरिटी, इट कम्स अंडर क्रोनेमिक्स और टाइम लैंग्वेज। ये क्लियर हो गया? यस सर। और कोई एग्जांपल आ रहा है आपके दिमाग में टाइम लैंग्वेज का, कोई यूज करता हो? सर स्टूडेंट्स गो ऑन टाइम, सर स्टूडेंट रीच school on time, they show that they are disciplined. Yes. Even during the interview, suppose your interview is 9 o'clock, then you have to reach there at 8:45. So punctuality is very important. मतलब अब यहाँ आप टाइम पे पहुंच के आप ये बता रहे हो कि you are very obedient, you are very sincere, और वहां पर वो नेताजी टाइम को यूज करके क्या बता रहे हैं कि he is very very big, he is having authority, he is above the law. तो टाइम को हम जब यूज करके कुछ भी कन्वे करते हैं तो इट बिकम्स टाइम लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज मतलब कि कन्वे करना। थर्ड इज प्रोक्सेमिक और स्पेस लैंग्वेज। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जैसे कि पब्लिक प्लेस में, खासकर यहाँ पब्लिक प्लेस की बात आ रही है, अगर दो लोग खड़े हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको देख के आप बता सकते हो कि ये लोग, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसे आप पब्लिक प्लेस में खड़े हो तो आपको अपनी सारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है कि आप किसी के बहुत नजदीक तो नहीं खड़े, या फिर हर किसी का एक प्राइवेट जोन होता है, उसके अंदर आप इंट्रूड नहीं कर सकते, है ना। तो ये इसकी जानकारी कौन देता है? इसकी जानकारी देता है प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिटी का मतलब होता है नियरनेस, है ना। तो एक वर्ड है प्रोक्सेमिटी, इसका मतलब होता है नियरनेस, क्लोजनेस। और ये जो थर्ड वाला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कंपोनेंट, इसे कहते हैं प्रोक्सेमिक्स और स्पेस लैंग्वेज। अब इसमें 4 कंपोनेंट आते हैं जो कि आगे मैं बताऊंगा, कि जैसे कि मान लीजिए कि परिवार के बहुत ब्लड रिलेशनशिप है, जैसे माँ बेटा, हस्बैंड वाइफ, है ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम रहता है। जैसे कि माँ और बेटा, छोटा सा बच्चा है मम्मी की गोद में, तो डिस्टेंस तो बहुत कम रहेगा, तो आप बता सकते हो कि ये इनका बेटा है। उसके बाद क्या होता है कि नियर एंड डियर वंस, उनके बीच का और आपके बीच का थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रहता है। फिर आ जाते हैं कौन, जो अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड्स वगैरह, उनका थोड़ा ज्यादा डिफरेंस रहता है। और एकदम अननोन व्यक्ति होता है, जैसे मान लो कोई भिखारी मिल गया आपको रास्ते में, तो आप उससे काफी सारा डिस्टेंस मेंटेन करते हो ना। तो यही मतलब है कि आप डिस्टेंस देख के बता सकते हो कि दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या वो इंटीमेट रिलेशनशिप है, क्या वो फ्रेंड्स एंड फैमिली है, क्या वो अक्वेंटेंसेस है, या फिर वो सोशल डिस्टेंस। 4 तरह के होते हैं, इसको मैं आपको आगे चल के डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। ये यहां तक की बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अब आता है वोकैलिक्स और पैरा लैंग्वेज। अब ये इसमें क्या है, इसमें है टोन। जैसे अभी मैं आपको जो टोन यूज कर रहा हूं वो क्या है, समझाइश वाली। तो आप जो वर्ड्स यूज करते हो ना, उसकी टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है प्यार से टोन, प्यार से समझा रहे हैं बच्चे को, है ना, तो वो हो गई टोन। फिर डांट के समझा रहे हैं तो वो भी एक टोन हो गई। कोई किसी को सांत्वना दे रहा है तो वो भी एक टोन हो गई। तो आप वर्ड्स तो यूज कर रहे हो, लेकिन उसको किस अंदाज में, स्टाइल से बोल रहे हो। इट इज द स्टाइल ऑफ सेइंग समथिंग, जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है। ठीक है, इट इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, मतलब लाउडनेस, सॉफ्टनेस। अच्छा, आज ये बड़े बड़े कलाकार होते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में, वो लोग जानते हैं कि कहां पर कितना स्ट्रेस देना है ना। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, जैसे कि अमिताभ बच्चन इसमें एकदम माहिर है।
उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी क्यों मानी जाती है? क्योंकि ही नोज वेयर टू यूज हाई पिच, वेयर टू सॉफ्टन हिज वॉइस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बेटा ये करना, अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें जो है वो ऐसी मामूली है, नहीं। ये जब आप वर्क प्लेस पे जाओगे ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप टाइम को कैसे यूज करते हो, आप लोगों से बात करते हो तो आप डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करते हो कि नहीं, और वोकैलिक्स यानी कि टोन ऑफ वॉइस, ये बहुत मैटर करती हैं। इससे ही आपकी पर्सनैलिटी को लोग जज करते हैं, है ना। ये मतलब ये मामूली चीजें नहीं है, ये आगे चल के आपके कैरियर में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करेगी। अब जैसे क्या होता है, कुछ गांव के लोग हैं, है ना, मान लीजिए उनको ये सब चीजें सलाह नहीं दी जाती, तो फिर वो क्या है, वो उनको झटके खाने पड़ते हैं, तब उनको समझ में आता है। तो ये अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओगे मुंबई के या नोएडा के, गुड़गांव के, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इन सब चीजों को जानते हैं, है ना। इसे कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, जो कि वो चाहते हैं कि कैंडिडेट ऑलरेडी इसके अंदर महारथी हो, मतलब ही शुड हैव द स्किल्स, दीज काइंड ऑफ स्किल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ वन, साइन लैंग्वेज, है ना। आपने कल पूछा था ना कि जो जैसे जो डेफ एंड डम लोग होते हैं तो उनके लिए कौन सी लैंग्वेज होती है ना, आपने कल बोला था ये, यस सर, है ना। तो उनके लिए हम यूज करते हैं साइन लैंग्वेज। जैसे कि अगर आप दोपहर को दूरदर्शन पे समाचार देखें, तो उसपे एक तो जो लेडी होती है वो बोलती है, दूसरी साइन लैंग्वेज में बात करती है। तो इट इज यूजिंग, है ना, साइंस एंड सिंबल्स टू कम्युनिकेट टू पीपल हु कैनॉट स्पीक एंड कैनॉट हियर। ठीक है, तो अक्सर ये होता है कि जैसे कोई अगर डेफ है, मतलब कि वो सुनाई नहीं देता, तो वो बोल भी नहीं पाता। ऐसा क्यों है तुम बताओगे? कोई अगर डेफ है, सुन भी नहीं पाता, तो वो बोल भी नहीं पाता, ऐसा क्यों है? sir, because you have only told that 4 wheels of car, like first is listening, then speak. So without listening, how can we How speak? can you speak? We Exactly. will not know the word. So you have got it right, और I'm very happy that you have got it right कि हम बिना सुने बोल नहीं सकते। तो इंग्लिश को अगर बोलना है ना, तो सुनना जरूरी है, मतलब आपके कान के ऊपर से जानी चाहिए। मैं जब इसमें पुणे में था, तो पुणे गया तो अपनी स्टडीज के लिए, तो मेरे को अब वहां देखा कि हर कोई मराठी में बात कर रहा है, तो एक ऑटो वाले ने बोला कि साहब इसको कान के ऊपर से जाने दो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी 6 महीने में। तो यानी कि इसको कान के ऊपर से जाना बहुत जरूरी है, यानी कि यू हैव टू लिसन टू दैट लैंग्वेज इफ यू वांट टू मास्टर इट। So this is the first step. That's why people who are deaf are also dumb, because they are not able to listen to anything, and therefore they are not able to speak anything, right? Yes. Now we come to the sixth part. Sixth part is haptic or touch language. अब क्या होता है कि you can use touch to convey messages. जैसे कि मान लीजिए किसी को शाबाशी देनी है, तो उसके पीठ पे आप थपथपाते हो ना, तो that is called positive touch. अब किसी को, जैसे कि आपको प्रोफेशनल टच होता है, जैसे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो एक बीमार बॉडी को देखता है, जैसे डेंटिस्ट हो गया, या फिर डॉक्टर जो आपको फिजिकली एग्जामिन करता है, उनके टच जो होते हैं वो प्रोफेशनल टच की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कुछ टच होते हैं जो कि सांत्वना देने के होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो आप जाके उनको उनके सर पे हाथ रखते हैं, है ना, तो वो टच किस लिए होता है? वो सिंपैथी वाला टच हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टच को हम यूज करके भी मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं बिना बोले। तो ये जितने भी अभी तक 6 हमने देखे, इसमें कहीं भी हमने बोलना यूज नहीं किया। इवन जो वोकैलिक्स है ना, वोकैलिक्स में वर्ड्स नहीं, इसमें स्टाइल की बात की गई है ना। तो हम टच करके, हम स्पेस से, टाइम से भी मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं। तो 6th वन इज हैप्टिक और टच लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? पॉजिटिव टचेस, रिचुअलिस्टिक टचेस, जैसे कि कुछ लोग क्रॉस का साइन बनाते हैं, भगवान को याद करते हैं, है ना, मंदिर के पास से निकलते हैं ना, तो वो अपने माथे पे और अपने दिल पे ऐसे करते हैं। तो दोज आर ऑल रिचुअलिस्टिक टचेस। प्रोफेशनल टचेस होते हैं जो डेंटिस्ट और डॉक्टर्स करते हैं। टास्क रिलेटेड, जैसे आपने किसी को बोला कि जा उधर जा, तो आप उसको थोड़ा सा धक्का देते हो ना हाथ से, तो दोज आर टास्क रिलेटेड टचेस, है ना। तो ऑल द टचेस हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग। Then so it expresses our feelings without uttering any words through touches. तो ये लगभग हो गए 6, और एक दो और है, वो भी आप देख लेना, उसमें ड्रेस आता है, और एक है आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, ARTEFACTS। अब ये क्या वाला है? अब क्या होता है कि बेटा, जैसे अगर मैंने जिंदगी में बहुत तरक्की की, तो मैं क्या करता हूं कि आई वांट टू टेल पीपल कि हाँ मैं कितना ज्यादा रईस हूं। कैसे करता हूं? मैं सबसे ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, मेरी कार जो होगी वो भी ऑडी जैसी होगी, है ना। तो जब एक व्यक्ति अपना स्टाइल स्टेटमेंट या अपना सोशल स्टैंडर्ड बताता है बाय द थिंग्स ही ओन्स, लाइक हिज कार,
है ना, सोने का ब्रेसलेट पहना हुआ है, डायमंड की रिंग पहनी हुई है। तो ये सब चीजें क्या करती है, ये भी मैसेजेस कन्वे करती हैं कि अरे ये देखो ये बंदा मतलब कि बहुत रईस है, ठीक है। तो इन्हें, ये कौन सी कैटेगरी आती है, ये होती है आर्टिफैक्ट्स, ARTEFACTS। तो दिस इज द 7th कैटेगरी, इट्स कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है ना। ये Yes, तो sir. दीज आर सम 7 नॉन वर्बल वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप नाउ इट्स क्लियर। एक बार आपसे इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लूं एक एक करके, आप बताओ यहां से। Yes. नॉन, हाँ बोलिए। Sir, first is kinesics, हाँ ठीक है। सेकेंड, chronomics, क्रोनेमिक्स, बिल्कुल सही। थर्ड, proximus, हाँ प्रोक्सेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स, proxemics, हाँ and ठीक है। vocalics वोकैलिक्स, ठीक है। and haptic. हाँ Uh, हैप्टिक्स और excuse me, sir. हाँ बोलिए बोलिए। सर ये जो सारे वर्ड्स है वो कुछ ऑफिशियल टाइप के हैं क्या, क्योंकि उनके साथ अपने नॉर्मल लैंग्वेज वर्ड्स भी साथ में दिए हुए हैं। हाँ ये बिल्कुल, मतलब ये टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब कि अच्छा। नॉन वर्बल टर्मिनोलॉजीज हैं, और कभी कभी यही पूछी जाती है कि ये 8 बताइए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज यू कैन एक्सप्लेन, टाइम लैंग्वेज एक्सप्लेन, स्पेस लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, है ना, लेकिन इसके लिए टर्म क्या है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं, और आपने एक बार समझ लिया तो फिर आप भूलोगे नहीं, है ना। यस ठीक है, सर। चलो अब आते हैं हम बैरियर्स। अब जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो ऐसी क्या चीज है कि मेरे को, आपको मेरी बात समझने के लिए रोकेगी। सो ऑल दीज रुकावटें होती है ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में बैरियर। जैसे कि हम लोग जब रेलवे फाटक क्रॉस करते हैं तो वहां क्या लगा रहता है, बैरियर, ठीक है। सो वी बिकम अवेयर ऑफ द नीड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ओनली व्हेन देयर इज अ ब्रेक डाउन। मतलब जब हमारा कम्युनिकेशन रुक जाता है तब हम उसको समझते हैं कि कम्युनिकेशन को ठीक करने की जरूरत है। तो अब ऐसा क्या क्या होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसकी स्टडीज जो होती है वो होती है बैरियर्स में। द प्रॉब्लम अराइजेस एज रॉन्ग अजम्पशंस आर मेड। अब बैरियर, आप आश्चर्य करोगे किस किस कितने तरीके के होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और जूम फेल हो जाए या इंटरनेट फेल हो जाए तो तभी बैरियर आता है, नहीं। साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है, फिजिकल बैरियर भी होता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब मान लो आपको बैरियर रिमूव करना है। जैसे कि मान लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कम्युनिकेशन का एक बैरियर आ गया, है ना। हिंदुस्तान बोलता है कि जब तक आप टेररिस्ट एक्टिविटी बंद नहीं करोगे हम आपसे बात नहीं करेंगे, और पाकिस्तान क्या है कि उनकी सरकार ही उस पर चलती है कि हम कश्मीर वापस लेंगे। तो अब इसको कैसे मसले को सॉल्व किया जाए, तो एक बैरियर आ गया ना कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में बैरियर जब आता है तो हमको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि भैया क्यों बैरियर आया, है ना, कि क्या है कि हम सामने वाले की बात नहीं सुन पा रहे। दूसरा, कॉज को फाइंड आउट करिए, उसके बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखिए, और उसके बाद उसमें से सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है उसको ले लीजिए, और उसको फिर फॉलो अप करिए और इंप्लीमेंट करिए, तो इससे बैरियर्स रिमूव हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी इंटरफेरेंस इन द मैसेज सेंट एंड मैसेज रिसीव्ड लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉइज। जैसे कि अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं और बीच में खड़खड़ाहट हो रही है, तो नॉइज क्या हो गई, बैरियर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो डेफिनेशन, नॉइज इज डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, है ना, which hinders which causes hindrance in transmission of message। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बीच में मान लो अभी यहाँ पर दुर्गा माता की मूर्ति बैठी है, तो वो अभी शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, नॉइज होगी, तो मेरी और आपकी जो बात है उसमें रुकावट पैदा होगी, उस रुकावट को ही क्या कहते हैं, बैरियर, ठीक है। तो इसमें यस सर। बाकी बात सिंपल चीजें हैं कि चैनल नॉइज होती है कि बीच में कोई कोई खड़खड़ाहट हो रही है, सिमेंटिक नॉइज होती है, जो कि मैसेज अगर गलत स्पेलिंग यूज कर लूं मैं उससे हो जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोग गलत प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, तो वो किसी वर्ड को किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। अभी जैसे मैं एक मैडम है हमारे यहाँ, उनकी प्रेजेंटेशन चल रही थी, तो वो इवैल्यूएशन को इवोल्यूशन कह रही थी, है ना। इवैल्यूएशन होता है ना, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। हाँ सर इवैल्यूएशन मतलब प्रोग्राम। कि किसी चीज का वैल्यू, जैसे मान लो कि मेरे पास 100 तोला गोल्ड है, तो मैं बोलूंगा कि इसको इसकी कॉस्ट को इवैल्यूएट करो, तो कौन सा वर्ड यूज करूंगा, इवैल्यूएट, है ना। तो इवैल्यूएट का मतलब क्या है कि किसी चीज की वैल्यू को जांचना, ठीक है। यस सर। अब मैं बोलूं इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ मतलब जो चेंज होता है,
जैसे कि हम पहले बंदर थे, अभी इंसान बन गए, है ना, पहले डायनासोर थे, फिर बंदर बने, फिर इंसान। ये क्या हो गया? इवोल्यूशन। मतलब चीजें चेंज होती हैं जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। अब वो मैडम जो है वो इवैल्यूएशन को इवोल्यूशन कह रही थी, तो इसमें फिर कौन सा बैरियर आ गया? सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए वर्ड को मिस प्रोनाउंस किया, स्पेलिंग गलत लिखी, तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स इज कॉल्ड एज सिमेंटिक नॉइज बैरियर। पहला क्या था? चैनल नॉइज, जैसे कि रुकावट आती है, खड़खड़ाहट हो रही है। दूसरा, अगर आपने गलत स्पेलिंग यूज करी या प्रोनाउंसिएशन किया तो उसे कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और इंट्रापर्सनल बैरियर होते हैं, जैसे कि क्या हो सकते हैं कि दो लोगों के बीच में कोई भी मतभेद है, उसके कारण हो सकता है। तो इसको हम अभी अभी इसके जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या और यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये हो गए अपने इंट्रापर्सनल बैरियर्स। इंट्रापर्सनल मतलब दोनों के बीच में, इंटरपर्सनल मतलब कि व्यक्ति के अंदर ही कोई समस्या है साइकोलॉजिकल, तो हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स ये होते हैं कि जैसे कि मान लो एक बंदा, जैसे एक बंदा एक जगह काम करता है, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो चाहता नहीं कि वो उसके नीचे वाले जो पियून्स वगैरह टाइप के लोग हैं वो ऊपर आके बात करें। तो वहां पर क्या आ गई? हेरार्किकल बैरियर्स, मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो नीचे वाले की बात सुनना नहीं चाहता, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आ जाते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में, इंटरपर्सनल मतलब कि हाँ सॉरी, इंट्रापर्सनल मतलब कि एक बंदे के अंदर कोई मतभेद हो तो वो हो जाता है इंट्रा, अंदर। इंटर मतलब दो के बीच में। तो यदि ऐसे कोई मतभेद हो, जैसे कि मान लो बॉस सोचे कि मैं तो सबसे ज्यादा समझदार हूं, मेरे को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, तो वो इंटरपर्सनल बैरियर हो गया, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या हो गया कि एक तबका जो है दूसरे तबके की बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये सारी तरह की चीजें जो है वो बैरियर पैदा करती हैं कम्युनिकेशन के बीच में। तो इसका करने का तरीका क्या है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, वर्क ऑन सॉल्यूशंस, और उसमें सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है सर, समझ में आ रहा है बेटा कुछ? यस सर। ठीक है। पर अब सर ये सारी चीजें एमसीक्यू में कैसे फॉर्म होंगी? वो बोलेंगे कि ओके, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ बैरियर्स, उसमें लिखा जाएगा इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, और एक और कोई फालतू का दिया रहेगा, तो आपको बोलना है कि ABC, है ना, ऐसे करके पूछी जाएंगी। तो इसके आपको बेसिक, एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो फिर आप कोई भी MCQ सॉल्व कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हाँ, लिमिटेड वोकैबुलरी। लिमिटेड वोकैबुलरी कैन आल्सो कॉज अ बैरियर। जैसे कि मान लो मैं एकदम टफ इंग्लिश में क्लास लेने लग जाऊं और आपकी अगर वोकैबुलरी छोटी है, वीक है, तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तो वो भी एक बैरियर क्रिएट करेगा, है ना। अब दूसरा क्या है? इमोशनल बैरियर। जैसे कि मान लो कोई गुस्से से भरा हुआ है, तो भी वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा। कोई बोर हो रहा है, तो भी उसकी अगर मैं क्लास लूंगा तो समझ में नहीं आएगा। कोई प्रेजुडाइज्ड है ना, किसी ने बोल दिया कि अरे वो सर जो है ना वो अच्छा नहीं पढ़ाते, तो दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ दी, तो फिर भी उसको मेरी बात नहीं समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉइज के कारण या कुछ और कारण, इमोशनल रीजंस भी हो सकते हैं। सामने वाले का मेंटल स्टेटस क्या है वो भी रीजन हो सकते हैं। वो अगर गुस्से में है तो उसकी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अल्टीमेटली दीज आर ऑल बैरियर्स। अब देखो कल्चरल वेरिएशंस, कि कभी कभी क्या होता है कि किसी एक जगह के जो कल्चर है वो भी बैरियर क्रिएट कर देते हैं, है ना। जैसे कि अब देखो आप, जैसे कि हमने ये वाली पिक्चर देखी थी, क्या नाम था उसका, जिसमें आमिर खान रहता है, वो गॉड गॉड की रहती है ना, जिसमें कि वो इंश्योरेंस क्लेम करता है। आपने देखी है क्या वो? जिसमें वो बताते हैं कि जैसे किसी का क्रिश्चियंस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो ब्लैक पहनते हैं, शादी हो जाती है तो व्हाइट पहनते हैं। आपने देखी है? यस सर, वो पीके। हाँ पीके, तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो आप देखो जब कल्चरल वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि हिंदूज में अगर डेथ हो जाती है तो वो लोग व्हाइट पहनते हैं, और वहां पर शादी के दिन क्रिश्चियंस में ही व्हाइट पहनते हैं, तो ये हो गया एक कल्चरल डिफरेंस। इसके कारण भी बैरियर्स हो सकते हैं। अब क्रिश्चियंस लोग अपने चर्च के अंदर जूते पहन के जाते हैं, पर हिंदूज में आप जूते बाहर उतार के जाते हो, तो ये कल्चरल वेरिएशंस है ना। इसके कारण भी बैरियर्स, तभी ये लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि इनके कल्चर्स ही अलग अलग है। ठीक है, कस्टम्स हैं, कस्टम्स मतलब कि तौर तरीके, ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, इसीलिए भी बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा, पुअर लिसनिंग स्किल्स। अब मान लीजिए किसी का जो
फोकस का स्पैन ही बड़ा कम है। मतलब किसी बच्चे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा मतलब फुल ऑफ एक्टिविटी रहते हैं, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, तो उनका अटेंशन स्पैन बड़ा स्मॉल होता है। उनको कोई बड़ी बात समझाओगे ना तो उनको समझ में नहीं आती। तो पुअर लिसनिंग स्किल्स कैन ऑल्सो लीड टू क्रिएटिंग अ बैरियर। ठीक है, तो अब हमने देखा कितने सारे बैरियर होते हैं, नॉइज इन द चैनल तो है ही, बाकी और भी चीजें हैं। हिंड्रेंस इन लिसनिंग, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई माइक यूज कर रहा हूं और वो खराब क्वालिटी का है, तो भी हो सकता है बैरियर क्रिएट हो जाए। तो इस तरह करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, कल्चरल, है ना, सिमेंटिक और पुअर लिसनिंग स्किल्स, नॉइज, ये सारी चीजें क्या क्रिएट करती है? बैरियर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? Barriers and communication. हाँ, बैरियर्स इन Yes, कम्युनिकेशन। sir. और बैरियर बेसिकली आर व्हाट? हिंड्रेंसेस या रुकावटें। ठीक है, Yes, sir. तो ये बस इसका कुल मिला के मैसेज ये है। अब इसको आप कितना कॉम्प्लिकेट कर लो, ये आपके ऊपर है। और इसके अंदर सब चीजें दी हुई हैं, जो उसमें समझ में आए वो देख लेना बेटा, है ना। अब आते हैं, Yes, sir. Yes. हाँ, कॉज दैट लीड टू बैरियर। कि जैसे मान लो, अब देखो इसमें हम लोग जब कम्युनिकेशन में एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे मान लो 25 लोग मेरी क्लास में, तो मैं धीरे से एक बच्चे के कान में जाके कुछ बोल दूंगा और बोलूंगा कि तुम यही चीज अपने बाजू वाले के कान में बोलो। जब तक वो मैसेज 30वें 30th बच्चे के पास जाता है, वो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है ना। Yes, sir. ऐसा कुछ गेम भी है एक. गेम है। तो अब ये क्या होता है कि जब हम लोग एक चीज को बहुत सारे लोगों के थ्रू पास ऑन करते हैं ना, तो उसके अंदर अपने आप मैसेज, जो ओरिजिनल मैसेज था, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो दैट ऑल्सो कॉजेज अ बैरियर। ठीक है। दूसरा, फियर ऑफ सुपीरियर्स। अब जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में क्या है कि जितने भी लोग हैं वो डायरेक्टर से और वो ऊपर के लोगों से बहुत डरते हैं। अगर ऐसा माहौल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं बोल पाता। मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। तो अगर देयर इज लॉट ऑफ, मतलब एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर थरथरा के कांपने लगे तो अगेन एक बैरियर आ जाएगा कि आप डर के कारण अपनी बात नहीं बोल रहे, लेकिन बोलना बहुत कुछ चाहते हो, है ना। तो अगर फियर ऑफ सुपीरियर्स है, वो भी एक्सट्रीम, तो भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। ये तो सब अपनी बात। अब जैसे मान लो आप अपने पेरेंट्स से बहुत डरो, जो कि ठीक है, रिस्पेक्ट करो, लेकिन अगर बहुत डरते हो तो आप अपने मन की बात नहीं बोल पाओगे, जो कि अल्टीमेटली हानिकारक रहता है। मेरे हिसाब से तो बच्चों को पूरी अपनी बातें अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए, और पेरेंट्स को भी ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि बच्चा डरे नहीं अपनी बातें बताने में। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन घर पे मिल जाता है। अदरवाइज क्या करेगा, वो दोस्तों से, बच्चों से सलाह लेगा, है ना, और उसमें उसको गलत सलाह मिल जाएगी और वो गलत दिशा में चला जाएगा। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फियर नहीं होना चाहिए। अगर फियर करोगे ना, तो बंदा जो है वो अपनी बात मन की बोल नहीं पाएगा और अल्टीमेटली वो कहीं कहीं चला जाएगा। उसके बाद नेगेटिव टेंडेंसीज, है ना, कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे मान लो कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, एक समुदाय दूसरे को लाइक नहीं करता, तो भी बैरियर आ जाएंगे, दोनों के बीच में बात नहीं होगी, है ना। इन अप्रोप्रिएट मीडिया यूज करें। मान लीजिए कि हम एक व्यक्ति से जो कि टेलीफोन पे बात नहीं करना जानता है और टेलीफोन पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, तो भी बैरियर आ जाएगा। दोनों को टेक्नोलॉजी यूज करनी आनी चाहिए, है ना। इंफॉर्मेशन ओवरलोड आज की डेट में जो हो रहा है, क्या है ओवरलोड हो रहा है कि हर जगह से इंफॉर्मेशन आई जा रही है, आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है, कौन सी नहीं है। तो कभी कभी बहुत इंफॉर्मेशन जब आती है ना, तो आदमी क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को फिर मिस आउट करने लग जाता है, उससे भी बैरियर क्रिएट हो जाता है ना। तो हमको इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो। तो क्या क्या चीजें फिर से हम लोग वो करते हैं? टू मेनी ट्रांसफर्स, फियर ऑफ सुपीरियर्स, नेगेटिव टेंडेंसीज, यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। दिस कैन कॉज बैरियर, है ना। अब ये आप बोलोगे कि ये इसका क्या, इसका जीवन में उपयोग क्या है? उपयोग ये है बेटा कि जब आप बड़ी पोजीशन पे जाओगे तो क्या होता है कि आपको सारे काम दूसरों से करवाने पड़ेंगे। तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको? कम्युनिकेट। किससे? अपने जूनियर से। अब मान लीजिए आप किसी भी कारणवश अपने जूनियर से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, चाहे वो हायरार्किकल ऑर्डर हो या फिर इंट्रापर्सनल रीजन हो, इंटरपर्सनल रीजन हो, तो फिर क्या आप उनसे काम करवा पाओगे? नहीं। तो अल्टीमेटली काम के लिए जिम्मेदार कौन है? आप खुद हो। तो अगर आप इसमें कहीं भी बैरियर आता है तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको रिमूव करिए जल्दी से जल्दी, ताकि कोई बड़ी समस्या पैदा ना हो। ये इसका यूज है ना। समझ में आ गया ना बेटा? तो ये मैनेजरियल फंक्शन में बहुत काम आती है ये सब चीजें। हालांकि अभी तो लग रही छोटी, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टिप्स। फर्स्ट, क्रिएट एन ओपन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। जब बताया ना कि घर में अगर मम्मी पापा एक ओपन एनवायरनमेंट करें जिसमें बच्चा अपनी बात को खुल के रखे, तो उससे
एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, घर में होता है तो घर में फायदा होता है। दूसरा, ऑलवेज कीप द रिसीवर इन माइंड, कि अगर आप कम्युनिकेट किससे कर रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि उस रिसीवर को क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्या उसका इंटेलेक्चुअल लेवल या उसकी पढ़ाई लिखाई या एज फैक्टर इतना है कि आपकी बात को वो समझे। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप अपने मैसेज को सिंप्लीफाई कर दीजिए ताकि उसको समझ में आए। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है। थर्ड, अवॉइड हैविंग टू मेनी ट्रांसफर्स। जैसे कि क्या होता है कि अगर मेरे को बात किसी तक डायरेक्ट पहुंचानी है तो मैं डायरेक्ट बात करूं तो अच्छा है, अगर मैं 3-4 चैनल की तरफ से पहुंचाई तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा मैसेज, या हो सकता है कि लोग अपने अंदर अपनी मन से कुछ जोड़ के बता दें और मेरी बात अल्टीमेटली पहुंच ही नहीं पाए, है। तो हर समय आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए। फोर्थ, डू नॉट कम्युनिकेट व्हेन यू आर इमोशनली डिस्टर्ब। जब आप मान लीजिए किसी भी कारण से इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं तो आपको खासकर ईमेल्स लिखना या कम्युनिकेट करना एक संस्था में अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन पूरा उसमें आ जाता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका एक दिन मूड खराब है तो उस दिन बिल्कुल कम्युनिकेट मत करिए, यानी कि ईमेल्स वगैरह मत लिखिए, आप नेक्स्ट डे करिए, अदरवाइज आपके सारे इमोशंस या इरिटेशन उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में? ठीक है। उसके बाद आता है बी अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन कल्चर। जैसे कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अगर आपके साथ जैसे अमेरिका में काम कर रहे हैं तो आपके ऐसे लोग हैं जो मेक्सिको से आए हैं, कनाडा से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, इंडिया से आए हैं, श्रीलंका से। तो आप जब अपनी बात करो ना तो इन सब चीजों को ख्याल में रख के करो कि ये लोग अमेरिकन नहीं है, ये लोग बाहर से आए हैं, तो उनको क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्या मेरे एग्जाम्पल्स उनको पल्ले पड़ रहे होंगे। तो ये आपको बात में दिमाग में रखते हुए अपनी बात करनी चाहिए, अदरवाइज आपकी बात में बैरियर आ जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा। यूज अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल क्यूज। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और अपने हाथ के इशारे, फेशियल एक्सप्रेशन सबको यूज करूं ना, तो मेरा मैसेज जो है इफेक्टिवली सामने वाले को समझ में आएगा। जैसे अभी हमारे कैमरा बंद है तो कुछ इसमें रुकावटें हैं, है ना, लेकिन अगर कैमरा ऑन हो तो क्या होगा कि मैं मतलब मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स से मेरी बात को अच्छी तरह समझने में आपको आसानी होगी। राइट? ठीक है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल मीडियम। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री की मन की बात, तो वो किस पे करते हैं? रेडियो पे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो होती है गरीब आदमी के लिए, और गरीब आदमी के पास रेडियो तो होता ही होता है ना। तो उन्होंने क्या किया, ही हैज सिलेक्टेड द मोस्ट सूटेबल मीडियम। जैसे कि बच्चों को टॉफी के लिए एडवर्टीजमेंट अगर हमको प्लान करना है तो हम कार्टून चैनल करेंगे, है ना। तो ये हो गया कौन सा मीडियम, हमने क्या मीडियम यूज किया? कार्टून चैनल, कार्टून नेटवर्क। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनालाइज द फीडबैक। मतलब फीडबैक लेना तो बहुत जरूरी है। जब तक आपके रिसीवर आपको फीडबैक ना दे दें कि भैया आपका काम सही चल रहा है कि नहीं, उनको पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, तब तक आपका कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है। तो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, नाउ विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो, ओके। ठीक है। ओके, इसी में ज्वाइन कर लेना बेटा, है ना? हाँ ओके सर। ओके।